जय हिंद। दोस्तों, अभी हम भूगोल का एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसमें हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा कि भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है इसके बारे में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अब यह भौगोलिक प्रदेश का तात्पर्य क्या है, यानी कि भारत का जो भूमि है इसका वितरण किस किस टाइप से है, यानी किस किस प्रकार से डिवाइड किया गया है भारत को, भौगोलिक प्रदेश को। यानी यदि दोस्तों हम यदि देखते हैं कि भारत का जो भौगोलिक सीमा है इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, झट से हम लोग बता देते हैं कि भारत का एरिया यानी क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो आइए जरा एक एक करके देखते हैं भारत के इस भौगोलिक सीमा को विभिन्न दिशाओं में किन किन आधार पर इसे वर्गीकृत करते हैं और उसका नाम क्या है, आइए जरा देखते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि भारत से ठीक मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और भारत को दो भागों में डिवाइड करने का भी काम करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और आप दोस्तों यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि वैसे भी भारत को जल के आधार पर यानी महासागरों के आधार पर देखते हैं तो दोस्तों एक हो जाता तटवर्ती और एक हो जाता स्थलीय। यानी आप इसे दोस्तों कह सकते हैं समुद्री या तटवर्ती जो कहिए और स्थलीय। यदि दोस्तों आप इस तरह से देखते हैं कि भारत का समुद्री सीमा, यह जो बॉर्डर है दोस्तों समुद्री वाला, इस सीमा रेखा की लंबाई कितना है और इधर से स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है, यदि इस पर चर्चा करते हैं तो दोस्तों बता दें कि भारत का वैसे ये जो है समुद्री सीमा जो है इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब दोस्तों क्या यह 6100 किलोमीटर जो है यही याद रखना जरूरी है? जी नहीं दोस्तों, सिर्फ 6100 ही याद रखने से काम नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने ये जो समुद्री सीमा बोले हैं दोस्तों इसमें हमने द्वीपों को शामिल नहीं किया है। जबकि आप जानते हैं कि यह दो द्वीप, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप, जो यदि इस दोनों को शामिल कर देंगे तो समुद्री सीमा की लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर। तो आप इस तरह से समझ गए कि भारत का समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और यदि कहीं आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में कि भारत का समुद्री सीमा की लंबाई द्वीप समेत कितनी है, तो वहां पर जवाब देंगे 7516 किलोमीटर। अब दोस्तों यह 7516 किलोमीटर जो कह दिए हैं इसे ठीक दुगुना कीजिएगा दोस्तों, तो समझिए कि दुगुना के तौर पर आप कह सकते हैं स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई उसकी दुगुना होगी। यदि एग्जैक्ट मान देखेंगे तो दोस्तों एग्जैक्ट मान हो जाता 15,200 किलोमीटर, ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो इस प्रकार से हमने यह देख लिया। और दोस्तों हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे आपके लिए इसमें कि उसमें बताएंगे कि ये समुद्री सीमा जो है कौन कौन से राज्य समुद्री तटीय है, मतलब क्या तटवर्ती राज्य है, उसके बारे में भी दिखाएंगे कि कुल मिलाकर के 9 ये तटीय राज्य हैं, यानी सीमा ये समुद्री सीमा पर अवस्थित है। उसके बारे में भी एक एक करके देखेंगे, किधर से कौन सा राज्य आता है वो भी देखेंगे, 9 किस किस टाइप से है। उससे पहले अभी हम भौगोलिक इसका वितरण देख लेते हैं और आगे जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कौन कौन सा तट का लाइन भी नाम भी देखेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं कोंकण तट, मालाबार तट, इसके बाद बहुत सारे तट पढ़ते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो अभी मुख्य रूप से हम ये इसका जो भौगोलिक प्रदेश है, जमीनी स्तर का जो वितरण किया गया प्रादेशिक वितरण, उस पर देख रहे हैं दोस्तों। यदि आप देखिएगा या फिर जब ये भारत का भूगोल स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले भारत का परिचय आता है। उसमें आप देखिएगा कि ये भारत का हिमालयी क्षेत्र जो है ठीक उत्तर की तरफ है, ये हिमालयी क्षेत्र यहाँ से है। और आपको यह बात बता दें कि हिमालय जहाँ से शुरू होता है दोस्तों, इधर से हम लोग स्टार्ट काहे करते हैं, पहले इस पर गौर करना कि इधर से काहे स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा इधर संसार की छत जिसे पामीर का पठार कहते हैं, यहीं पर गांठ बना, इधर से दोस्तों ये हिमालय पर्वत श्रेणी आता है। और इधर पाकिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ एक हिंदू कुश पर्वत होगा और एक सुलेमान पर्वत श्रेणी होगा, जो ध्यान रखिएगा।
अब दोस्तों यह हिमालय पर्वत श्रेणी इस तरह से यह चाप के रूप में आती है और इधर की ओर मुड़ जाती है, इधर पूर्वोत्तर श्रेणी के नाम से कही जाती है, जबकि एक शाखा चली जाती है म्यांमार के तरफ जिसका अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहलाता है। दोस्तों इधर भारत में जो पूर्वोत्तर श्रेणी की तरफ जो आई है, हिमालय का ही भाग है, यहाँ पर नाम हो गया पूर्वोत्तर श्रेणी। अब दोस्तों यहाँ से लगता है, यहाँ पर आप बांग्लादेश आते आते लगता है कि समुद्र में विलीन हो गया, लेकिन वही आप आगे देखिएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में उभरा हुआ नजर आता है। यह हिमालय का ही पार्ट है, भाग है। अब आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ तो हमने देख लिया हिमालय। अब दोस्तों इस हिमालयी एरिया को कई भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ आप ये कश्मीर और इधर उत्तराखंड, कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड तक आ जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है वेस्टर्न हिमालय, मतलब पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र आता है, ये पूरा पश्चिमी हिमालय हो जाता है। अब दोस्तों बीच में आ जाता है आपका, ये देखिएगा तो ये पड़ोसी देश हमारा बगल का है जिससे रोटी बेटी का नाता है भारत का। यह दोस्तों यह जो देश है यह कोई और नहीं बल्कि नेपाल है, जहाँ वीजा भी नहीं लगता होगा, पता होगा। ये नेपाल में दोस्तों समझिए कि नेपाल पूरे हिमालय की गोद में ठीक एकदम अवस्थित है। तो ये हो गया नेपाल में जो हिमालय है इसको बोलते हैं सेंट्रल हिमालय, मतलब मध्य हिमालय। तो आप इस प्रकार से यह देख लिए, यह पश्चिमी हिमालय, यह मध्य हिमालय, और दोस्तों इधर वाला जो हिमालय वाला भाग आता है, क्षेत्र आता है, इसे कहते हैं पूर्वी हिमालय। आप समझ गए। और ये दोस्तों ये रेंज जो आता है इधर वाला रेंज, इसे कहते हैं पूर्वोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर श्रेणी। तो आप ये भली भांति हिमालयी क्षेत्र को देख लिए हैं। इसके बाद दोस्तों यदि इधर से चलते हैं, देख रहे होंगे ये जो दोस्तों है आपका, और इधर देखिएगा दोस्तों थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है और इधर थोड़ा कम चौड़ा, जबकि यहाँ पर थोड़ा ये चौड़ाई भाग गया। अब ये जो एरिया है ये है पूर्वी तटीय मैदान, इधर से पूर्वी तटीय मैदान और इधर बगल है पश्चिमी तटीय मैदान। तो आप यह भी देख लिए कि ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान। और दोस्तों ये आप रेड कलर में इधर से देख रहे हैं तो इधर पूर्वी तटीय मैदान है, तो ये हो जाएगा पूर्वी तट, जबकि ये हो जाएगा पश्चिमी तट। पूर्वी तट में दोस्तों देख रहे हैं कि चौड़ाई ज़्यादा है और पश्चिमी तट में क्या है, चौड़ाई कम है। अच्छा, इसका वजह दोस्तों आप समझ रहे हैं क्यों इधर चौड़ाई ज़्यादा है, क्यों इधर कम है? सबसे बड़ी वजह दोस्तों इधर पठार, ये पठारी इलाका, ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं दोस्तों ये पूरे पठारी इलाका है, जिसे आप प्रायद्वीपीय पठार भी कहीं कहीं पढ़िएगा। यह पठारी इलाका दोस्तों इधर की तरफ देखिएगा ऊंचाई ज़्यादा है, इधर ऊंचाई और ढाल इसका इस तरफ है, इसलिए इधर चौड़ा नजर आ रहा है, यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे। यह हो गया पूर्वी घाट और यह हो गया पश्चिमी घाट। तो हमने क्या देखा अभी तक? ये हिमालयी एरिया, और ये देखे क्या, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। फिर देखे थे पूर्वी तट और यह देखे पश्चिमी तट। हिमालय में क्या देखा था? ये पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, इधर पूर्वी हिमालय और ये मध्य हिमालय था, जबकि इधर क्या था? पूर्वोत्तर श्रेणी था। आप यहाँ देख लिए। अब दोस्तों आइए कुछ मैदानी इलाका में देख लेते हैं। मैदानी इलाका दोस्तों 3 प्रकार का मैदान होगा, 3 प्रकार के नदी तंत्र से मैदान बनता है। एक होगा सिंधु नदी का मैदान, फिर होगा गंगा नदी का मैदान और एक होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैदान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तक हमने फैला दिया है दोस्तों। ये आ जाता है, ये पूरे हो गया उत्तरी मैदान, ये पूरे क्या हो गया? उत्तरी मैदान। और दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी है, पता होगा, तो ये हो गया मैदानी इलाका, उत्तरी मैदान हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ये इलाका हो जाता है पश्चिमी मैदान हो जाता है। ये उत्तरी मैदान और ये पश्चिमी मैदान। दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत गुजर रही है, आप देख रहे हैं कुछ पर्वत का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। ये पर्वत है अरावली पर्वत, राजस्थान में, पता होगा। अरावली पर्वत के कारण ही राजस्थान में वर्षा का नहीं होना ये होता है, क्योंकि वायु जो है टकराती नहीं है, सीधे वापस मतलब इधर से ही चले जाती है आगे की तरफ। ये आपने देख लिया। और दोस्तों अब आइए जरा ये पठारी इलाका में देख लेते हैं करके पठारी इलाका में कौन कौन हमने कई भाग में डिवाइड कर दिया। हालांकि इसको पूरे को प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं। दोस्तों यदि आप गौर से देखिएगा तो ये प्रायद्वीपीय पठार का आकृति आप कुछ त्रिभुजाकार में देख रहे होंगे। तो इस तरह से हम एक समझ जाते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार में आकृति है। एक एक करके देखें दोस्तों, यह सबसे ऊपर की तरफ ये जो है और ये दोनों एक साथ पढ़िए, फिर ये दोनों के एक साथ पढ़िए। तो यह कौन सा, ये मतलब एक तो समझिए कि उच्चावच है, उच्च मैदान, ये उच्च पठार हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये है मतलब उत्तरी मध्य उच्च भूभाग जो है यह कह सकते हैं, उत्तरी मध्य उच्च भाग। और ये हो गया दक्षिणी मध्य उच्च भाग, ये हो गया पठार में है। कैसा पठार है? तो उत्तरी मध्य उच्च भाग और यह हो गया दक्षिणी मध्य
उच्च भाग का पठार। और दोस्तों यहाँ देखते हैं तो ये समझिए कि दोनों मिलकर के दक्कन का पठार है। तो यह हो गया उत्तरी दक्कन और यह हो गया दक्षिणी दक्कन। तो हमने अभी क्या देखा, ये हो गया आपका नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड मतलब उत्तरी मध्य उच्च भाग, और ये हो गया दक्षिणी मध्य उच्च भाग। जबकि यह देख रहे हैं यह हो गया उत्तरी दक्कन और यह हो गया दक्षिणी दक्कन। जबकि इसे देखेंगे दोस्तों यह हो जाएगा पूर्वी पठार। क्या हो जाएगा, पूर्वी पठार। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने अभी देखा है भारत के भौगोलिक प्रदेश का वितरण। आइए जरा एक बार पुनः हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। इधर का यह भाग है आपका एरिया जो है हिमालयी एरिया है। ये वाला हिमालय जो पकड़ा आता है यह हो गया पश्चिमी हिमालय, इधर हो गया पूर्वी हिमालय और बीच में दोस्तों सेंट्रल हिमालय मतलब मध्य हिमालय, और इधर वही हिमालय का ये पार्ट गया है, ये हो गया पूर्वोत्तर श्रेणी हो गया। ये जो दोस्तों देख रहे हैं एरिया यह है मैदानी इलाका, यह हो गया आपका क्या उत्तरी मैदानी क्षेत्र, जबकि इधर से ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान है। और दोस्तों उसमें भी हम लोग एक अलग से पढ़ेंगे कि गंगा नदी का मैदान को 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और एक निम्न गंगा का मैदान। इधर से दोस्तों हमने देखा था ये पूर्वी तटीय मैदान और इधर से देखा था पश्चिमी तटीय मैदान। पुनः पूर्वी तटीय मैदान से लगा हुआ एरिया देखा था पूर्वी तट और इधर से देखा था पश्चिमी तट। और दोस्तों यह हमने देखा था क्या कि पश्चिमी मैदान है और यहाँ पर अरावली पर्वत है। अब यदि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो यह हो जाता कौन सा उच्च भूभाग हो जाता, यह होता उत्तरी मध्य उच्च भूभाग और यह होता दक्षिणी मध्य उच्च भूभाग। जबकि यहाँ पर जो होता दक्कन का पठार है तो यहाँ हो जाता है क्या उत्तरी दक्कन और यह हो जाता दक्षिणी दक्कन। जबकि ये भाग जो कहलाता है वो हो जाता है पूर्वी पठार हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों की तरफ इधर से आ जाता है पूर्वी तट, इधर से आ जाता है पश्चिमी तट और यहाँ पर एक प्रकार का गांठ बनता है जो नीलगिरी पर्वत कहलाता होगा, नीलगिरी पर्वत। और पता होगा दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडैया जो नीलगिरी पर्वत पर है, नीलगिरी पर्वत का भाग है। और दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो डोडा बेटा भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक सीमित समय में इस भारत के भौगोलिक भू प्रदेश को देखा और जानने तथा समझने का प्रयास किया। दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए और तरह तरह के वीडियो लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों वैसे एक बात और हम बता दें कि अभी जो मतलब न्यूज में आ रहा है, समाचार में आ रहा है कि आप देखे होइएगा इंडिया गेट। दोस्तों इतिहासों को बदला जा रहा है। बदलने का मतलब हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं तो समझिए कि इंडिया गेट जो है दिल्ली में दोस्तों हमारे भारत की शान है, आन बान शान है। और भारत की ताकत यदि देखना है तो इंडिया गेट पर जो आप देखिएगा एक अमर जवान ज्योति का लौ जलते रहता है जो कभी बुझता नहीं है। और यह सेनाओं के द्वारा मतलब लौ जलाया जाता है और मसाल की तरह समझिए एकदम दमकते चमकते रहता है, कभी बुझता नहीं है। और इसे दोस्तों कब मतलब इंडिया गेट तो बनाया गया ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया, मतलब अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों इसमें अमर जवान ज्योति जो जलती है ये इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यानी क्या 1971 के जंग जब हुआ था उसके बाद 26 जनवरी 1972 से जो यह लौ जल रही थी, यानी अमर जवान ज्योति का लौ जो जल रही थी दोस्तों, यह अब इंडिया गेट के नज़दीक मतलब इंडिया गेट के भीतर जो अमर जवान ज्योति का बना हुआ है दोस्तों, वहाँ पर आप देखिएगा तो वो लौ अब बंद हो जाएगी। और दोस्तों ये अमर जवान ज्योति का लौ नहीं बंद होगा, वहाँ पर इंडिया गेट के नीचे जो जलती थी वो बंद होगी। और वही अमर जवान ज्योति दोस्तों आपको पता होगा कि नेशनल वार मेमोरियल में भी अमर जवान ज्योति जलती है। दोस्तों जितना भी ये 1971 के जंग में जो भी हमारे भारत के सैनिक मतलब शहीद हुए थे दोस्तों, उनका हर एक का नाम लिखा हुआ नेशनल वार मेमोरियल के ब्रिक पर मतलब ईंट पर लिखा हुआ है। और दोस्तों वहाँ जलती रहेगी, यानी इसे बंद नहीं किया गया बल्कि मर्ज किया गया है कि इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पर जो ये नेशनल वार मेमोरियल है वहाँ पर मतलब जलती रहेगी। इसे मतलब बंद नहीं किया की तरह समझ। लेकिन हाँ एक बात तो कह सकते हैं कि इंडिया गेट के समझिए कि भीतर में जो जल रही थी अमर जवान ज्योति का वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों वो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे इंडिया गेट के इतिहास के बारे में, अमर जवान ज्योति के इतिहास के बारे में। और आपको यह भी बात बताएंगे नेशनल वार मेमोरियल के जो मोदी सरकार में बना हुआ एक बहुत ही बेहद आर्किटेक्ट है दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे। और एक बात और बताएंगे इसमें कि इंडिया गेट के आगे आप देखिएगा तो एक स्मारक बना होगा दोस्तों, वहाँ पर एक समय किंग जॉर्ज का मूर्ति लगा, स्टेचू लगा हुआ था। अब दोस्तों इस बार लग जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के स्टेचू लग
लग जाएगी। इसके बारे में दोस्तों बहुत ही जल्द हम आपके लिए पूरे इतिहास के साथ मिलते हैं और आपसे रूबरू होते हैं, मुखातिब होते हैं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हम आपके लिए नई ऊर्जा के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।